अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 641 की असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास है। इसकी ड्यू डेट है 8/1/2023। रिप्रेजेंटेड बाय सर नकाश शौकत, PhD स्कॉलर एमेड। अगर आप लोगों को ये नंबर दिया हुआ है कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला हो, आप लोगों की कोई भी न्यू असाइनमेंट आए और आप लोग हमें इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है 030157257550। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिटरमिन द नल स्पेस ऑफ द ऑपरेटर टी आर क्यूब अप्रोचेस टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंट बाय 1 -3 4 3 -4 और 0। ये हमें दिया हुआ है, तो हमने नल स्पेस इसकी जो है वो डिटरमिन करनी है। तो देखें ज़रा, टी आर क्यूब अप्रोचेस टू आर स्क्वायर रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें जो दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए का नाम हमने इसे दे दिया 1 -3 4 3 -4 और 0। डिफाइन अ वेक्टर स्पेस जो है, चूंकि उसने कहा था कि एक वेक्टर स्पेस नल स्पेस, तो वो हमारे पास क्या होगी, उसे हम एक्स का नाम दे देते हैं। तो वो हमारे पास है x1 x2 x3, और x जो है उसमें हम x1 x2 x3 इस तरह से रखेंगे। तो ये जो बिलोंग करता है R3 से। किस तरह से, क्योंकि ये 3 हमारे पास हैं, 1 2 और 3, इस वजह से बिलोंग R3 हम इसे कहेंगे। फॉर अ होमोजीनियस फंक्शन वी हैव टू नो ए एक्स। होमोजीनियस फंक्शन के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 है, ए की जगह पे ए की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये जो ए की वैल्यू है 1 -3 4 3 -4 0 उसने दी हुई है क्वेश्चन में। एक्स की जगह पे जो हमने एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 रखी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इज इक्वल टू हमने 0 लिख दिया और इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। चूंकि हमारे पास ये वैल्यू है 1 -3 4 3 -4 0, ये हमने यहाँ पे लिखी है। हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो ऑपरेशन लगाने के बाद हम इसे कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 1 1 हमने यहाँ पे लेके आना है और यहाँ पे 0 लेके आना है। अगर यहाँ 1 1 आ गए और यहाँ 0 आ गया, तो समझो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। आगे फिर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, ये हमारे पास है। हमने क्या करना है, R2 -3R1, यानी कि R2 को इसको हमने 0 करना है। तो 0 कैसे करेंगे, R2 -3R1, ये हम रो ऑपरेशन लगाएंगे R2 के ऊपर। ये इसका मतलब है कि R2 में चेंजिंग आएगी, R1 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो किस तरह से, R2 की जगह पे R2 की वैल्यू हम रखते हैं। ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा ना। R2 की जगह पे अगर हम R2 की वैल्यू 3 रखें, 3 माइनस ये वाला 3 हमने लिखा, और R1 की जगह पे R1 की वैल्यू 1 है वो लिखी, तो देखें सर 3 - 3 1 3 होता है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। इस तरह से फिर हम R2 की जगह पे यहाँ पे हम रखेंगे R2 की वैल्यू -4 है, और ये वाला माइनस लिखा, ये 3 लिखा। R1 की जगह पे R1 की वैल्यू -3 हमने लिख दी, तो ये हमारे पास आया -4 -3 माइनस माइनस प्लस होता है, 3 3 जार 9 होता है, 9 में से 4 जाएंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। उसके बाद R2 की जगह पे अब इसमें हमने चेंज करनी है, तो ये हमारे पास 0 आएगा, माइनस लिखा, 3 लिखा, और हमारे पास R1 की जगह पे ये 4 आ गया। 4 3 जार 12 होता है, तो माइनस का 12 हमारे पास आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे चेंजिंग जो आई, माइनस का 12 आया, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। देन अभी हमारे पास यहाँ पे 0 आया है, तो हमारे देखें यहाँ पे हमारे पास 0 आया, अभी यहाँ 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। इसे 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 5 आ जाएगा, यानी पूरी जो नीचे वाली रो 2 है, इसे हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। R2 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो R2 के अंदर हमारे पास चेंजिंग आ जाएगी। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 0 ही रहेगा। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, कटिंग होकर 1 आ जाएगा। अगर -12 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो -12/5 आ जाएगा। ये कटिंग नहीं हो रहा, इसलिए ये हमारे पास बन गई फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स बन गई। होमोजीनियस फॉर्म हम इसको कहते हैं, जिसमें यहाँ 1 1 हो और यहाँ पे हमारे पास 0 हो। तो अब हम यहाँ पे एक ही जगह पे एक ही वैल्यू हमने लिख दी। ये जो हमारे पास होमोजीनियस फॉर्म वाली वैल्यू लिख दी, और ये हमारे पास एक्स की वैल्यू x1 x2 x3 आ गई, इज इक्वल टू 0 है हमारे पास। अगर फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x1 से करेंगे तो 1x1 आ जाएगा, -3 को x2 से करेंगे तो -3x2 आ जाएगा, 4 को x3 से करेंगे तो +4x³ आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 0 आ गया। 0 को जब हम x1 से करेंगे तो 0x1 आ गया, 1 को x2 से करेंगे तो 1x2 आ गया, -12/5 को x3 से करेंगे -12/5x3 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। ये तो वैसे 0 था, ये सारा खत्म हो गया, इसलिए x2 हमारे पास यहाँ पे बचा, माइनस का 12/5 आया, x³ आया, इज इक्वल टू 0 आ गया। x2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x2 को यहीं पे रहने देंगे, इज इक्वल टू ये माइनस का 12/5 उस साइड पे जाएगा, तो 12 का
12/5 प्लस का हो जाएगा, साथ में एक्स क्यूब आ जाएगा। ये हम इसे कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 कह लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब ये हमारे पास क्या है, एक यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ पे हमारे पास अगर एक्स क्यूब ना होता, वैसी कोई वैल्यू निकल आती, तो हम कहते थे x2 की वैल्यू निकल आई, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब की जगह पे हमें कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो हम टी सपोज कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। तो देखें ज़रा, एक्स क्यूब की जगह पे हमने टी रख लिया, और एक्स ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12/5, एक्स क्यूब की जगह पे टी आ जाएगा। तो ये देखें ज़रा, क्यूब की जगह पे हमने टी रख लिया, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल आई 12/5 और टी, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब ये जो x2 की वैल्यू है, ये हम x2 को और x1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं हम। इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये वाली है। x1 की जगह पे x1 वैसे आ जाएगा -3, x2 की जगह पे x2 की वैल्यू जो निकली हुई है 12/5 वो पुट करेंगे, और 4 आएगा, x क्यूब की जगह पे हमने t रखा हुआ था वो पुट करेंगे। तो देखें ज़रा, हमारे पास यहाँ पे x1 जो था वैसे का वैसे आया, माइनस लिखा, 3 लिखा, x2 लिखा, और ये वैल्यू अभी हमने वैसे ही लिख दिया। तो x1 की जगह पे x1 वैसे आ गया, माइनस लिखा, 3 आया, x2 की जगह पे ये वाली जो वैल्यू अभी अभी निकली हमारे पास वो पुट कर दी हमने, प्लस लिखा, 4 लिखा, और x3 को हमने सपोज किया था कि ये हमारे पास t है, तो इसलिए x3 की जगह पे हमने t रख लिया। ये x1 आया, तो अगर हम 12 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 की 36 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, और साथ में t आ गया, प्लस का 4t आ गया। हम क्या करते हैं, इसे उस साइड पे लेके जाते हैं, तो ये प्लस का 36/5t आ जाएगा, प्लस वाला उस साइड पे जाएगा तो माइनस का 4t हो जाएगा। 5 हम इसका एलसीएम लेंगे, ये और ये सेम हो तो 36t आ गया, माइनस का 5 4 की 20 आ गया t, 36 में से 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 16t डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ये हमारे पास x1 की वैल्यू निकल आई, x2 की वैल्यू भी ऊपर आ चुकी है, और x3 की वैल्यू जो थी वो हमने खुद टी पुट की थी। तो अब देखें ज़रा, x1 की जगह पे x1 की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, x2 की जगह पे 12/5 टी निकला हुआ था, x3 की जगह पे टी हमने रखा हुआ था, सब में से टी हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आया 16/5, 12/5 और 1 हमारे पास जो था वो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई है। फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी वी हैव अ डिफरेंट स्पेसिस x1 x2 और x3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाने से पहले, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आए, अगर आप लोगों को असाइनमेंट्स पसंद आए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई असाइनमेंट, हर नई क्विज, जो भी आप लोगों के पास पेपर्स वगैरह होंगे, वो हम इंशाल्लाह ताला हम आगे लेके आएंगे। तो आप लोग उसके लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को मिले हमारी नई वीडियो सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, लेट f of 1, f of 2, f of 3 be basis of a d dual space for x, and basis of x is given by e1 की वैल्यू उसने खुद दी हुई है -1 और 1, e2 की वैल्यू उसने दी हुई है 1 3 -1, e3 की वैल्यू हमें दी हुई है 0 -1 और 1। फाइंड द f1 x फाइंड करना है, f2 x फाइंड करना है, और f3 x फाइंड करना है। उसने x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी है 0 1 और 1। ए इज इक्वल टू हम ले E1 A2 E3 ले लेते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये E1 की सबसे पहले वैल्यू हमने लिखी, फिर हमने E2 की सॉरी ये वाली वैल्यू पड़ी, E2 की वैल्यू लिखी, और थर्ड वाली रो में हमने E3 की वैल्यू लिखी यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन गया एक मैट्रिक्स। तो ये -1 मैट्रिक्स बन गया, -1 0, यानी कि ये पूरी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। अब हम इसके ऊपर रो ऑपरेशन करेंगे, और इसकी हम इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये पूरा 1 1 होना चाहिए, और नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो तब तक हम इसका रो ऑपरेशन करते रहेंगे, जब तक यहाँ पे डायगोनल में 1 1 1 नहीं आ जाता, और यहाँ पे 1 1 1 के नीचे वाली साइड पे सारे 0 नहीं आ जाते। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R2 + R1 करेंगे। R2 जो यहाँ पे पहले होती है ना चेंजिंग, उसमें आती होती है। तो ये देखें सर, R2 में चेंजिंग आ गई है हमारे पास। R2 की वैल्यू पुट करें, R2 हमारे पास क्या है 1 है, प्लस R1 हमारे पास क्या है -1 है। तो प्लस का 1 माइनस का 1 कटिंग होके हमारे पास 0 आना है, तो वो देखिए यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद R2 की जगह पे हमारे पास 3 है, और R1 की जगह पे हमारे पास -1 है। 3 -1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास R2 की जगह पे -1 है, तो R1 की जगह पे हमारे पास ये 1 है, -1 + 1 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे 0 आ गया। तो ये हमारे पास ये वाली रो चेंज हो गई, बाकी ये पहली वाली और थर्ड वाली हम वैसे ही लिख लेंगे। देन हम आते हैं, अब हमने क्या करना है, इसको भी 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको हमने 1 बनाना है। तो देखें ज़रा,
बल्कि हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी हमारे पास 1 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि इसको 1 कर लेते हैं। इसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, आर रो 1 के साथ पूरी के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें ज़रा, -1 अगर मल्टीप्लाई करें आर 1 के साथ तो आर 1 पूरी में चेंजिंग आ जाएगी। माइनस माइनस ये भी +1 हो गया, माइनस माइनस ये भी +1 हो गया, और ये इसके साथ चूँकि पहले से प्लस था, प्लस माइनस ये 1 हो गया माइनस का। और उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरी R2 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे ये भी 0 आ जाएगा। ये देखें ज़रा, R2 को हमने 1/2 से डिवाइड किया हुआ है। तो उसके बाद देखें ज़रा, हमारे पास ये 1 ये 1 ये 1 हो गया, लेकिन ये 0 है, ये 0, ये तो 0 नहीं है। इसको भी 0 करने के लिए हमने देखें आगे रो ऑपरेशन किया, R3 + R2। R3 में चेंजिंग लानी है, इसलिए देखें हमने क्या किया, R3 + R2, ये R3 है, ये R2 है। अगर ये दोनों, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों -1, और ये देखें यहाँ लिखा हुआ -1 और प्लस R2 की जगह पे R2 की वैल्यू 1 पुट की, -1 + 1 ये हमारे पास 0 आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। और ये हमारे पास क्या आ गया, 0 ये हमारे पास वैसे ही 1 आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखें R3 की जगह पे अगर हम 1 पुट कर लें, R2 की जगह पे अगर हम ये वाला R2 की वैल्यू 0 पुट कर लें, तो 1 में 0 ऐड कर भी लेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, उसके बाद हमारे ये यहाँ 1 1 1 है, और यहाँ हमारे पास 0 0 0 है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे बल्कि हमारे पास इक्वल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 होने चाहिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0 होना चाहिए। इन दोनों को भी अभी हमने 0 बनाना है। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम मज़ीद रो ऑपरेशन करेंगे, R1 + R3, क्योंकि हमें इसको 0 बनाना है। तो अगर R1 में हम R3 ऐड कर भी लें, तो इस ये वाली चीज़ हमारी 0 पहले बनेगी, ये 0 नहीं बन सकती अभी, क्योंकि अगर हम इसे इसमें ऐड कर लेते हैं तो ये 2 बन जाएगी, अगर हम इसे इसमें ऐड करते हैं तो ये 1 का 1 नहीं रहता है। तो इसलिए अगर हम इसे और इससे सॉल्व करें, माइनस का 1 प्लस का 1 ये 0 हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, R1 के अंदर R3 हमने ऐड किया। R1 का ये -1 आ जाएगा, R3 का हमारे पास ये R3 है तो इसका 1 आ जाएगा, माइनस माइनस का 1 प्लस का 1 हमारे पास 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये 0 हो गई हमारे पास। उसके बाद R1 देखें, R1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी, और R3 हमारे पास क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ गया। 1 + 0 हमारे पास 1 नहीं रहता, इसलिए ये हमारे पास 1 नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह ये भी हमारे पास 1 नहीं रहेगा। तो अब ये 0 हो गया हमारे पास। तो अभी हमारे पास ये वाला 1 है, इसे भी हमने 0 करना है। तो इसे 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 1 -1 कर लें, यानी कि R1 माइनस का R2 कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 की जगह पे R1 की वैल्यू 1 0, R1 की जगह पे हमारे पास R1 की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, ये वाली पहले पुट करते हैं, 0 आ जाएगा, और माइनस R2 की वैल्यू हमारे पास ये भी 0 0 0 0 तो 0 ही रहेगा, इसलिए ये हमारे पास 0 ही रहेगा। उसके बाद हम R1 की जगह पे ये वाला 1 पुट करते हैं, माइनस R2 की जगह पे R2 की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 1 - 1 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 0। उसके बाद R1 की जगह पे ये वाला लिखते हैं, 1 लिखा, माइनस R2 की जगह पे हमने R2 की वैल्यू 0 लिखी, 1 - 0 हमारे पास 1 ही रहेगा, इसलिए ये हमारे पास 1 नहीं रहा, और इसे रहना भी 1 नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमने 1 1 1 रखने थे। तो अब देखें ज़रा, अब हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म बन चुकी है, क्योंकि ये हमारे पास 1 1 आ चुके हैं, और ये हमारे पास 0, और नीचे भी हमारे पास 0 आ चुके हैं, विच इज़ अ रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, E1 है, ये हमारा E2 था, ये हमारा E3 था। तो F1 E1 हमारे पास क्या है, 1 है, F1 E2 हमारे पास 0 है, F1 E3 हमारे पास 0 है, F2 E1 हमारे पास 0 है, F2 E2 हमारे पास 1 है, F3 E3 हमारे पास 0 है, उसके बाद F3 E1 हमारे पास 0 है, F3 E2 हमारे पास क्या है, 0 है, F3 E3 हमारे पास 1 है। इसलिए नाउ वी वांट टू फाइंड F1, हमने फाइंड क्वेश्चन में ये करना था कि F1x, F2x एंड F3x हमने फाइंड करना था। तो x की वैल्यू, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है। तो देखें ज़रा, ये क्वेश्चन में हमें दी हुई थी x की वैल्यू 0 1 1, तो x की वैल्यू हमारे पास है 0 1 1। बेसिस ऑफ x इज, x की बेस पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसे E1 अगर हम E2 E3 लगाएं तो हमारे पास 0 E1 हो जाएगा, ये 1 E2 हो जाएगा, ये 1 E3 हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि पहले हमने सबसे पहले फाइंड करना है Fx1 फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू तो हमारे पास ये ही है, 0 E1 है, 1 E2 है, 1 E3 है, और साथ में ये हमारे पास F1 आ जाएगा। F1 हमारे पास जो वैल्यू वो यहाँ पे जो दी हुई है हमारे पास, ये वाली वैल्यू 1 0 और 0, तो ये देखें ज़रा, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 0 0, साथ ही 1 E2 E3 हम लगा देते हैं। अगर हम इस 1 को इस 0 से मल्टीप्लाई करें, 1 0 0 आ जाएगा, और ये इसका भी E1, इसका भी E1, ये हमने यहाँ पे E1 डॉट E1 लिख लिया।
फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 1 0 0 आ जाएगा। E2 इसका भी E2 वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अगर हम 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 0 0 आ जाएगा। E3 इसका भी E3 वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये देखें ज़रा, अगर ये हमारे पास E1 ये तो वैसे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 0 है तो 0 हो जाएगा। तीनों 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए fx1 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। अब हमने fx2 फाइंड करना है। ये हमारे पास x की वैल्यू तो वही आ जाएगी 0 E1 1 E2 और 1 E3 आ जाएगी। f2 की वैल्यू ये जो हमने यहाँ से निकली है 0 1 और 0, तो वो हम यहाँ पे रख लेंगे। 0 1 0 आ गया। E1 E2 E3 साथ आ जाएगा। इनको भी बिल्कुल 0 0 0 आ जाएगा। E1 और ये भी E1 आ गया। 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 1 और 1 आ जाएगा। E2 और ये वाला भी E2 आ गया। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 0 0 आ गया। E3 और ये वाला भी E3 आ गया हमारे पास। तो ये वैसे ही 0 0 हो जाएगा। ये वाला फंक्शन भी 0 हो जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये चूंकि 1 है और इसका भी 1 आता होता है तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। fx2 हमारे पास आंसर 1 आ गया, ये वाला। और अब हमने fx3 फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल पहले x की वैल्यू E0 E1 1 E2 1 E3 है और f3 जो हमारे पास है वो ये दिया हुआ है नीचे, जो हमने नीचे फाइंड किया था इक्वलन फॉर्म में 0 0 और 1 है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 और 1 आ जाएगा, साथ ही 1 E2 E3 लिख देंगे हम। 0 को 0 से करेंगे तो वो हमारे पास 0 और साथ ही 1 E1 आ जाएगा। 0 को अगर हम 1 से करेंगे तो 1 0 0 आ जाएगा, साथ में E2 E2 आ जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा, साथ में E3 E3 हमारे पास आ जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये चूंकि हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो तो 1 ही आता होता है उसका भी। तो इसकी हमारे पास fx3 जो है वो हमारे पास 1 आ गई। हेंस हमारे पास तीनों वैल्यूज निकल आई। fx1 भी 0 निकल आया, fx2 हमारे पास 1 निकला और fx3 भी हमारे पास 1 निकल आया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके, अल्लाह हाफिज़।